हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जिसमें हम जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो हैं डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है, डिबेंचर्स के कुछ टाइप्स हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। आज के लेक्चर में हम ये 5 चीज़ें लर्न करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई कंपनी के लिए कैपिटल अरेंज करते हो तो आप उसको, एक तो है कि हम उसके कैपिटल के हम अरेंज कर सकते हैं शेयर इशू करके, ठीक है। तो हम शेयर इशू करते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं लोग हमारे शेयर्स को, हम उनको शेयर्स अलॉट करते हैं, हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं वो, वहाँ से हम कैपिटल अरेंज करते हैं। फिर शेयर होल्डर जो होते हैं उनको हम अपनी कंपनी का ओनर भी बोलते हैं। यही कैपिटल अरेंज करने का एक और तरीका भी होता है। हम शेयर इशू करने की बजाय डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं और डिबेंचर इशू करके हम अपनी कंपनी के लिए कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। डिबेंचर्स इशू करके जो भी हम फंड जो है अपनी कंपनी के लिए अरेंज करते हैं वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको अरेंज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल के लिए हम पैसा अरेंज कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम पैसे को बोरो करते हैं डिबेंचर्स इशू करके, ठीक है। डिबेंचर्स होते क्या हैं? डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते हैं, एक रिटन फॉर्म में होते हैं, एक सर्टिफिकेट सा होता है जिसको कंपनी की जो सील होती है वो उसके ऊपर होती है, और जो भी पर्सन डिबेंचर्स परचेज करता है कंपनी के, उसको हम वो सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देते हैं। अब इस सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है कि कंपनी ने जो है वो डेट लिया है इनको इशू करके अंडर द सील ऑफ द कंपनी की सील के अंडर, ठीक है। तो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है बेसिकली कि कंपनी ने ये इतना डेट उस पर्सन से या जो भी जहाँ से भी ले रहे हो आप, जो भी सोर्स है आपका, उनसे आपने इतना डेट लिया है, इसकी रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है। जो कंटेंट्स होते हैं आपके इस सर्टिफिकेट के या डिबेंचर के वो होते हैं कि इसके अंदर आपकी टर्म ऑफ रीपेमेंट होती है, प्रिंसिपल सम की भी, और जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो भी। कोई स्पेसिफाइड डेट होती है आपकी, पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इतने टाइम में आप जो प्रिंसिपल सम है डिबेंचर का उसको आप रीपे कर दोगे। जैसे मान लीजिए 10 साल के लिए हो गया या 15 साल के लिए हो गया, और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फिक्स्ड परसेंटेज उसके अंदर लिखी होती है कि इतने % इंटरेस्ट आप उस डिबेंचर के ऊपर पे करोगे। तो ये होता है डिबेंचर का मीनिंग के बेसिकली एक क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है जो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है, रिटन फॉर्म में होती है, जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी ने इतना डेट इस सोर्स से लिया है, उसके ऊपर कंपनी की सील होती है और उसके अंदर, उस सर्टिफिकेट के अंदर सारी टर्म्स लिखी होती हैं रीपेमेंट की, कितनी प्रिंसिपल अमाउंट है, कब आप उसको रीपे करोगे, इंटरेस्ट कितना है, उसकी जो है रेट कितनी है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट जो है वो कितनी है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 है जो डिबेंचर्स को इस तरीके से डिफाइन करता है। डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स and any other securities of the company whether constituting a charge on the assets of the company or not। तो इसके अंदर डिबेंचर स्टॉक होता है, बॉन्ड होते हैं, कोई और सिक्योरिटी हो सकती है कंपनी की, चाहे किसी एसेट के ऊपर चार्ज हो या ना हो, ठीक है, उससे सिक्योर हो या ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर। तो ये तो आपका जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है वो बताता है आपको। ओके, तो अभी तक हमने डिबेंचर्स का एक मीनिंग देख लिया है और कंपनीज एक्ट में किस तरीके से डिबेंचर को डिफाइन कर रखा है वो पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर डिबेंचर्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट जो फीचर है ये तो वही कहता है कि ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है जो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है कि कंपनी ने जो है ये डेट लिया है। सील होती है इसके ऊपर कंपनी की, जो ज़रूरी होती है, ऑब्वियस सी बात है, सील जो होती है कंपनी की उसके सिग्नेचर का काम करती है। तो कंपनी अगर डेट ले रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर अपना सिग्नेचर तो करेगी ही। इसके अलावा इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप कब जो प्रिंसिपल सम है वो प्रीपे करने वाले हो, कौन सी डेट है वो, इस बारे में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी उसमें दी गई होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक चीज़ बताई गई है कि कोई भी कंपनी जो है वो ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है जिसके मैच्योरिटी डेट 10 साल से ज़्यादा हो इशू की,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने आज डिबेंचर्स को इशू करा है तो उन डिबेंचर्स की जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट का मतलब है कि जब वो मैच्योर हो जाएंगे, यानी जब उनके रीपे करने की का टाइम आ जाएगा, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही इसके अंदर एग्जाम्पशन है कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सिर्फ वही ऐसे होते हैं जो 10 साल से ज़्यादा के डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी जो मैच्योरिटी डेट है वो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लंबे चल सकते हैं, काफ़ी सालों तक चल सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इनको एक एग्जम्पशन मिली हुई है कि आप, ठीक है, अगर आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो 10 साल से ज़्यादा आप कर सकते हो, 10 साल से ज़्यादा के डिवेंचर्स, लेकिन 30 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए उनकी मैच्योरिटी डेट, यानी उनकी जो रीपेमेंट की डेट है जब आप अमाउंट को रीपे करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ होती है हम कूपन रेट। कूपन रेट बेसिकली जो आपकी इंटरेस्ट रेट होती है डिवेंचर्स की, ये वही होती है, एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जिसके ऊपर डिवेंचर्स को आप इशू करते हो। आपने देखा होगा जब भी हम डिवेंचर्स के क्वेश्चन देखते हैं तो उसके आगे लिखा होता है कि 12% डिवेंचर्स, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये जो रेट होती है ये इसकी इंटरेस्ट की रेट होती है जिसको हम कूपन रेट बोल देते हैं। और जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होती है डिवेंचर्स में, वो नॉर्मली जो है हम हर 6 महीने में जो है कंपनी करती है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो या ना कर रही हो। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंपनी को पे करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि ये जो है हमारे जो डिवेंचर्स होते हैं वो जनरली सिक्योर्ड होते हैं एसेट्स के ऊपर, एसेट्स के साथ, क्योंकि जब भी देखो हम डेट लेते हैं, डिवेंचर्स लेते हैं, तो इसको हम एक तरह से देख सकते हैं कि हम गिरवी रखते हैं अपनी एसेट्स, ठीक है। इन केस कंपनी पे नहीं कर पाए प्रिंसिपल अमाउंट जब मैच्योरिटी डेट आए उन डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर होल्डर के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो एसेट्स जो हैं कंपनी की उनको बेच के वहाँ से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योर होती हैं जनरली जो है हमारे यहाँ पे। तो डिबेंचर होल्डर चाहें तो वो कोर्ट जा सकते हैं और अपना पैसा जो है उस एसेट के थ्रू, कंपनी की जो एसेट है वहाँ से वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अब 7th पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो भी आप लोन रेज कर रहे हो डिबेंचर्स को इशू करके, उसको हम लोन कैपिटल भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक लॉन्ग टर्म नेचर की फंड जो हम अरेंज करें वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, ठीक है। जो डिबेंचर्स होते हैं नॉर्मली हम उनको जो रीपे करते हैं वो बहुत ही लंबे टाइम के बाद हम उनको रीपे करते हैं, जैसे 7 साल बाद, 10 साल बाद, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गई तो उसमें तो 20 साल 25 साल बाद भी हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ से जो भी हम कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी लोन हम अरेंज कर रहे हैं उसको हम लोन कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ डिबेंचर्स के फीचर्स कि डिबेंचर्स क्या होता है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हमने देखी हैं कि किस टाइप के होते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है। बॉन्ड और डिबेंचर्स हम इनको जो है सिमिलर होते हैं ये काफ़ी। पहले तो जो बॉन्ड होते थे वो गवर्नमेंट से इशू करती थी, अब तो जो सेमी गवर्नमेंट वगैरह है या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी बॉन्ड्स को इशू करती हैं। तो बॉन्ड डिबेंचर्स मोर और लेस सेम होते हैं, बस इनमें एक जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू किए जाते हैं। पहले से ही डिसाइडेड होता है कि 10% इंटरेस्ट रेट है, 12% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और उनके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं वो उनके पास एक ऑप्शन होती है कि आप उसको बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के, बिना प्रीडिटरमिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के इशू कर सकते हो इन केस ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड ये एक ही के दो नाम हैं। जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं आप वो जब इशू करते हो तो वहाँ पे कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। इसमें होता क्या है कि जीरो कूपन बॉन्ड में ये होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का में इन्वेस्ट किया है उसके बॉन्ड में और वो जीरो कूपन बॉन्ड है और उसका जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो 1000 रुपये की है, ठीक है। ये तो है उसकी फेस वैल्यू। लेकिन मैंने जब मैं क्योंकि वो जीरो कूपन बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट आप पे करने की बजाय पूरी अमाउंट डिस्काउंट के रूप में पहले ही काट लेते हो और जब आपको बाद में पैसा मिलता है उस टाइम पे आपको पूरा पैसा मिलता है। तो फॉर एग्जांपल इसमें डिस्काउंट के रूप में मान लीजिए 50 रुपये है हमारे, तो हम क्या करते हैं, मैंने उसके बॉन्ड जब खरीदा है तो पहले तो मुझे पैसा देना पड़ेगा उनको, राइट। तो मैं क्या करूँगी, उनको 950 रुपीज़ दूंगी। जब ये डिबेंचर मैच्योर हो जाएंगे तो मुझे वहाँ से वापस कितना मिलेगा, वहाँ से मुझे वापस मिलेगा 1000, यानी पूरी की पूरी फेस वैल्यू। तो बेसिकली
हर बार कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देने की बजाय आप पूरी की पूरी अमाउंट स्टार्टिंग में ही डिस्काउंट के तौर पे काट लेते हो और कम पैसा सामने वाले को देते हो, और जब वो वापस लौटाता है आपको पैसा, वो आपको पूरा पैसा लौटाता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है जीरो कूपन बॉन्ड का। भी आपने किसी को, मान लीजिए आपसे कोई 1000 रुपये उधार लेने आया है, 1 साल के लिए उसको उधार चाहिए, तो उससे हर महीने आप इंटरेस्ट लेने की बजाय क्या कहोगे कि 1000 रुपये तुम्हें लेने हैं, टोटल इंटरेस्ट 50 रुपये बनता है, काम करो 950 लो, बाद में मुझे 1000 लौटा देना। तो ये इस तरीके से होता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ काइंड्स ऑफ डिबेंचर या टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिबेंचर्स। सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिबेंचर, इंडिया में जितने भी डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही होते हैं, तो ये नेसेसरी है कि वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हो। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब ये होता है कि ये किसी ना किसी एसेट के ऊपर जो है सिक्योर होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी एसेट के ऊपर चार्ज के थ्रू ये सिक्योर होते हैं। सीधा सा मतलब है, अगर कंपनी वो डेट नहीं पे कर पाए तो जो भी आपके डिबेंचर होल्डर है वो कोर्ट जा सकते हैं और कंपनी की वो एसेट जिसके ऊपर सिक्योर था उनका डिबेंचर, उसको सेल करके वहां से पैसा रिकवर कर सकते हैं। सिंपल सा मीनिंग होता है सिक्योर डिबेंचर्स का। ठीक है, गिरवी रखने वाली सिचुएशन, गिरवी वाला तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एसेट के ऊपर चार्ज होता है, वैसी बात है। 2 टाइप के आपके चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है आपका फिक्स्ड चार्ज और एक चार्ज होता है आपका फ्लोटिंग चार्ज। ओके, फिक्स्ड चार्ज जो होता है वो कंपनी की किसी एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के पास बिल्डिंग है, मशीन्स हैं, फर्नीचर है, ठीक है, काफ़ी सारी एसेट्स हैं। तो फिक्स्ड चार्ज जो होता है वो एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, कि एक पर्टिकुलर ये बिल्डिंग है, ठीक है, या ये ट्रक है मान लेते हैं, तो इस ट्रक के ऊपर कंपनी ने, मतलब इस ट्रक पे कंपनी ने कोई डिबेंचर सिक्योर कर रखा है, या कंपनी के पास ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर चार्ज है और इसके अगेंस्ट कोई डिबेंचर सिक्योर्ड है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर है कि जब अगर उन डिबेंचर होल्डर्स को मान लीजिए आप नहीं पे कर पाए, उनको अपना पैसा जो है रिकवर करना है, तो वो इस ही पर्टिकुलर बिल्डिंग से वो पैसा रिकवर करेंगे। ओके, फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती है, सभी एसेट्स इन जनरल के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, तो वो जो डिबेंचर होता है वो सभी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब जो फिक्स्ड चार्ज होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई फिक्स्ड चार्ज है तो उसमें जो भी मॉर्टगेज एसेट है, जो भी गिरवी रखी है आपने, अपनी संपत्ति या एसेट, कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन जो आपका फ्लोटिंग चार्ज है वहाँ पे वो बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं करता है कंपनी को वो एसेट्स यूज़ करने पे, क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है, भी फ्लोटिंग चार्ज में सभी एसेट्स के ऊपर चार्ज है, सभी एसेट्स जो है एक तरह से गिरवी रखी हुई है, सभी एसेट्स। तो अगर यहाँ ये होता कि कंपनी उनको यूज़ नहीं कर पाती, तो कंपनी किसी भी एसेट को यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर कंपनी किसी भी एसेट को यूज़ नहीं कर पाएगी तो वो काम कैसे करेगी? ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि कंपनी उन एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकती, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो उनको। अगर कंपनी मान लीजिए अनेबल होती है डिवेंचर्स को ड्यू डेट के ऊपर रीपे करने के लिए, तो डिवेंचर होल्डर उनकी मनी को रिकवर कर सकते हैं, एसेट को जो भी है सेल करके। अब 2 टाइप के मॉर्टगेज होते हैं, ध्यान रखना। एक ये तो हमने पढ़ा है कि चार्ज किस टाइप का होता है, फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज। अब 2 टाइप का मॉर्टगेज होता है, डिबेंचर होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स और एक होते हैं आपके सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स। ठीक है, सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स। तो जो फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स होते हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इनका फर्स्ट क्लेम होता है एसेट के ऊपर, जो भी एसेट आपने गिरवी रख रखी है। और जो सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स होते हैं उनका सेकंड राइट होता है उन एसेट्स के ऊपर जिनको गिरवी रखा गया है। तो सिंपल सा ये इसका मीनिंग होता है फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स का और सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स का। इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया, जरूरी है कि सभी डिबेंचर्स सिक्योर्ड हों, अनसिक्योर्ड आप नहीं इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने सिक्योर डिबेंचर्स के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम
आगे बढ़ते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की तरफ। तो सिक्योर्ड का हमें मतलब पता है, किसी एसेट के अगेंस्ट वो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड का क्या मतलब हुआ कि वो किसी भी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होते हैं। तो इन केस कंपनी जो है उनका रीपेमेंट नहीं कर पाती है, तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो किसी भी कंपनी के एसेट से अपना पैसा जो है वो रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं कंपनी के, ठीक है। और ये ज़्यादा कॉमन नहीं है आज के टाइम पे। और मान लीजिए अगर आपको नहीं कहा गया है स्पेसिफिकली कि ये डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है, तो हम उनको सिक्योर्ड ही मानते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये किसी कोई सिक्योरिटी है नहीं आपके पास, इसलिए हम इनको नेकेड डिबेंचर्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के ऊपर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपके जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका नाम और उनका एड्रेस एक रजिस्टर के अंदर लिखा गया होता है। कंपनी का एक रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। इसमें नोटेड होता है कि कौन डिबेंचर होल्डर है और उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ, ठीक है। अब क्या इससे होता क्या है कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, कि आप किसी को भी ट्रांसफर उनको नहीं कर सकते हो यूं ही, ठीक है। ट्रांसफर अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, और इस ट्रांसफर डीड के थ्रू ही आप अपने डिबेंचर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। और जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है इन डिबेंचर्स का, या जो भी इंटरेस्ट है इन डिबेंचर्स के ऊपर, ये उसी पर्सन को पे किया जाता है जो जिसका नाम इस रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के अंदर होता है। तो अगर आपको अपने डिबेंचर्स, अगर मान लीजिए आपने डिबेंचर परचेज कर रखे हैं और तो आप और वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, तो आपका नाम इस रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के अंदर जो कंपनी मेंटेन करती है होगा। इस डिबेंचर्स की जो भी जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है या जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप ही को मिलेगी। अगर आप इन डिबेंचर्स को किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी वजह से, तो आपको प्रॉपर एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इस डीड के थ्रू फिर यहाँ पे वो नाम चेंज होगा और फिर उस पर्सन को वो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट मिलेगा जिसका नाम अब इस रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के अंदर है, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके बियरर डिबेंचर्स। अब बियरर डिबेंचर्स में ये सारे पंगे की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी भी होल्डर का नाम या एड्रेस कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है, किसी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इससे होता क्या है कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मेयर डिलीवरी से ही ये ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो इनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट होती है, ये जो बियरर होता है इन डिबेंचर्स का, जो डिबेंचर कूपन होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, उनका जो बियरर होता है, जिसके भी पास वो होते हैं डिबेंचर्स, बेसिकली वो सर्टिफिकेट, वो जिसके भी पास होता है उसी को वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे की जाती है। तो इन डिबेंचर्स के साथ कुछ कूपन्स अटैच किए जाते हैं, और जो भी पर्सन उन कूपन को प्रोड्यूस करेगा बैंक में, उसको वो इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर दी जाती है। तो ये बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, यहाँ कहीं भी आपका नाम रजिस्टर नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास जो डिबेंचर्स है वो बेरर डिबेंचर्स हैं, तो मैं उनको किसी भी दूसरे पर्सन को आराम से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। उसके पास वो कूपन चला जाएगा, फिर वो उस कूपन को जहाँ बैंक में प्रोड्यूस करेगा और फिर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेरर डिबेंचर्स में। अब हम आ जाते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स की तरफ। सो जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, इसका मतलब रिडीमेबल का मतलब आप इनको रिडीम कर दोगे। कब रिडीम कर दोगे? कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी आप इन डिबेंचर्स को रिडीम कर दोगे। रिडीम का मतलब बेसिकली आप इनको रीपे कर दोगे, ठीक है। जो भी आपने पैसा लिया है वो आप उनको वापस दे दोगे डिबेंचर होल्डर्स को। जो आपने उनसे लोन लिया है, जो डेट लिया है, जो उधार लिया है पैसा, वो आप उनको वापस लौटा दोगे। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं कि जो भी आपका पैसा है, चाहे आप लंप सम में यानी एक साथ लौटाओ, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स में लौटाओ, लेकिन आप कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान ही उसको वापस लौटा दोगे। उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल क्या होते हैं, या फिर आपके परपेचुअल डिबेंचर्स क्या होते हैं, जिनका पैसा आप लौटाओगे, नो डाउट वो तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन आप कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर नहीं लौटा पाओगे। जब कंपनी आपकी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी आपकी बंद होगी, उस टाइम पे आप
पैसा लौटाओगे लिक्विडेट होने के बाद। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स में और इरिडीमेबल में। पैसा नो डाउट आपको दोनों ही केसेस में वापस लौटाना ही है, क्योंकि आपने वो एक लोन लिया हुआ है। लेकिन रिडीमेबल में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप पैसा जो है कंपनी के लाइफ टाइम में लौटाते हो जब कंपनी चल रही होती है, और इरिडीमेबल में पैसा आप कंपनी के बंद होने के बाद लौटा देते हो। मतलब जब वो लिक्विडेट होती है उस टाइम पे आप अपनी एसेट वगैरह बेच रहे होते हो, अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका रहे होते हो, उस टाइम के ऊपर आप उन डिबेंचर्स की पेमेंट करते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं, हमारा जो लास्ट टाइप है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको आप एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या फिर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, मतलब चाहे कंपनी के ऑप्शन पे या फिर डिबेंचर होल्डर के कहने पे या कंपनी के कहने पे आप जो है उन डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो किसी और सिक्योरिटी में, जैसे शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, या किसी और सिक्योरिटी के अंदर आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, उनको बदल सकते हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पार्टली, ऐसा नहीं है कि आप डिबेंचर्स को, जितने भी डिबेंचर्स है सबको ही कन्वर्ट कर दोगे, और एक होते हैं आपकी फुल्ली कन्वर्टेबल। ठीक है, तो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जब डिबेंचर का की जो भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसका एक पार्ट आप कन्वर्ट कर रहे हो और बाकी की अमाउंट को आप डिबेंचर्स के रूप में ही रख रहे हो। ठीक है, और फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं कि जिसमें पूरा जो डिबेंचर है उसकी पूरी की पूरी जो अमाउंट है उसको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये इसको हम बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है मान लीजिए 1000 रुपये, तो पार्टली हो जाएगा, मान लीजिए आपने 500 रुपये के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए और 500 रुपये आपने अभी डिबेंचर के रूप में ही रखे हैं। फुल्ली हो जाएगा कि अब आप पूरे के पूरे इसको जो है डिबेंचर के रूप शेयर के रूप में या किसी और सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो 1000 रुपये का शेयर हो जाएगा या 1000 रुपये के शेयर हो जाएंगे या इस तरीके से। अब इसमें भी एक शर्त होती है, एक गाइडलाइन है आपकी, सेबी की कुछ गाइडलाइंस है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो कन्वर्जन आप कर रहे हो, अगर ये 18 महीने, मतलब जब भी आपने डिबेंचर्स को अलॉट किया है 18 महीने से लेकर 36 महीने तक, मतलब 18 जब आपने डिबेंचर्स को अलॉट किया उसके बाद 18 महीने से लेकर ये 36 मंथ्स, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आप ये कन्वर्जन करते हो तो ये कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ एट दी ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर ही होगा। मतलब कंपनी का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी को कोई वो नहीं करना है कुछ। डिबेंचर होल्डर अगर करते हैं, डिबेंचर होल्डर के पार्ट पे ही ये कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, ओके। अब एक कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो एक नॉन कन्वर्टेबल भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। पर अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्टिंक्शन, जो हमारे आज का लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, कि एक शेयर में और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है। कि कंपनी को कैपिटल अरेंज करनी है तो वो शेयर भी इशू कर सकती है और वो डिबेंचर भी इशू कर सकती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शेयर जब आप इशू करते हो, जब आप डिबेंचर इशू करते हो, तो इनकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो सेम ही होती है, वो सिमिलर ही होती है। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क वगैरह नहीं होता है। लेकिन शेयर में और डिबेंचर में जब आप ऑब्वियसली बात है, ये टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ है, तो इनके अंदर कुछ डिफरेंस होता है शेयर और डिबेंचर के अंदर, तो वो डिफरेंस अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिस्टिंक्शन होता है वो यही होता है कि इनका नेचर का, कि कैपिटल ले रहे हो या लोन ले रहे हो आप। जब आप शेयर इशू करते हो तो आप जो भी पैसा आप उससे अरेंज करते हो वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी के ओनर का जो है वो रोल होता है उनका। लेकिन जब आप डिबेंचर से जब आप पैसा अरेंज करते हो तो वो कंपनी की कैपिटल नहीं होती है, वो कंपनी के लिए लोन होता है। ठीक है, आप कंपनी में लगाने के लिए पैसा ले रहे हो, लेकिन आप जो पैसा ले रहे हो वो उसके लोन का पार्ट बन जाता है। और इसी वजह से जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, बल्कि कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जिनको आपको ऑब्वियस सी बात है बाद में सबसे पहले आप उनको पैसा लौटाओगे जब भी आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है। ठीक है,
सेकंड जो आपका बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन वो होता है कि आप जब भी शेयर इशू कर रहे हो या डिबेंचर इशू कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जिस भी पर्सन ने आपके शेयर ले रखे हैं या डिबेंचर ले रखे हैं उनको आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो क्यों आपके शेयर या डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप डिविडेंड दे रहे हो या आप इंटरेस्ट दे रहे हो। शेयर होल्डर्स को जो पैसा दिया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के बदले वो होता है डिविडेंड, ठीक है। और जो आप पेमेंट करते हो डिवेंचर होल्डर्स को उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब जो डिविडेंड होता है, अब आपको पता है 2 टाइप के शेयर्स कर सकते हो, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर जो होती है उस पर रेट फिक्स्ड होती है, वो आप देते हो, क्यूमुलेटिव है तो हर साल आपका वो इकट्ठा होता रहता है। इक्विटी शेयर है अगर आपके, तो किसी साल अगर आप किसी साल कम देते हो, किसी साल ज़्यादा देते हो, कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती है, किसी साल आप नहीं भी दे पाते हो। लेकिन जो डिबेंचर होते हैं उनके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और वो आपको पे करनी पड़ती है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, चाहे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फ्लक्चुएशन और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो जो आपके शेयर्स होते हैं वो सिर्फ तभी पे किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया डिविडेंड जो होता है उसके ऊपर, जब आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करती है ईयर टू ईयर, और ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपको प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या आपके डायरेक्टर्स ने क्या डिसीजन लिया। हो सकता है आपके डायरेक्टर्स ने एक साल में ये डिसीजन लिया हो कि इस साल हम डिविडेंड ना पे करके रिटेन करेंगे अपने प्रॉफिट्स को और अपने कंपनी के अंदर जो है आगे लगाएंगे, उनको अपनी कंपनी के लिए यूज़ करेंगे, उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे। तो उस साल डिविडेंड ना भी पे हों या कम भी पे हों, तो ये डिपेंड करता है उनके डिसीजन के ऊपर। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है उसकी रेट बिल्कुल फिक्स्ड होती है, और चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, चाहे आपकी कंपनी को लॉस हो रहे हैं, आपको वो पे करनी ही पड़ती है, ठीक है। अब 4th जो डिस्टिंक्शन है वो है कि वॉलंटरी है इसका रिडम्पशन या कंपल्सरी है। तो जो शेयर्स होते हैं उसका जो कंपनी क्या कर सकती है, उनकी अमाउंट को रिटर्न करने के लिए वो अपने ही शेयर्स को बाई बैक कर सकती है मार्केट में, ठीक है। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी अमाउंट ज़रूर आपको रिटर्न करनी होती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, कि आप लंप सम में उसको वापस कर रहे हो या इंस्टॉलमेंट में उसको वापस कर रहे हो, तो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, मतलब ड्यूरिंग लाइफ टाइम कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, ठीक है। और लंप सम में कर रहे हो या आप इंस्टॉलमेंट में उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको करना ज़रूर पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, कि अगर आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है, तो उस केस में रीपेमेंट की प्रायोरिटी क्या है आपकी। तो अगर शेयर्स हैं तो वाइंडिंग अप की सिचुएशन में शेयर कैपिटल जो है, जब आप अपने डिबेंचर्स को पे कर चुके होगे, उनकी रीपेमेंट कर चुके होगे, क्योंकि वो आपके क्रेडिटर्स हैं। तो अगर कंपनी बंद होती है उसकी एसेट को सेल किया जाता है, उनकी लाइबिलिटीज़ को चुकाया जाता है, तो उनके जो डिबेंचर्स होते हैं उनको सबसे पहले पे किया जाता है। जो आपके आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती है, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, उनको सबसे पहले पे किया जाता है। तो सबसे पहले आप उनको पे करोगे, फिर अगर पैसा बच जाता है सब कुछ पे करने के बाद, तो शेयर होल्डर्स को वापस दिया जाता है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर में ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप डिबेंचर होल्डर्स को ही पे करोगे, उसके बाद शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा लास्ट में जाके। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट। अब जब हमने इशू ऑफ शेयर का किया था चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके शेयर्स होते हैं, अब उन शेयर्स को आप डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकते हो। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जो इसका एक एक्सेप्शन है, जहां आप कर सकते हो डिस्काउंट पे इशू स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन जो आप जनरल पब्लिक को जो आप इशू करते हो शेयर्स को, वो आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। और ये आपकी रूलिंग है आपकी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 53 के अंदर, ठीक है। लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप डिबेंचर्स को एट पार भी इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हो, और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकते हो, ठीक है। एक डिस्टिंक्शन है अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड का। अब जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि शेयर्स जो है इनके ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलना है, खासकर जो आपका इक्विटी शेयर्स होते हैं, उनके ऊपर जो आपको डिविडेंड रिसीव होना है, तो जैसे कि हमने कहा था कि कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल वो डिविडेंड मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम रेट पे मिले, कभी ज़्यादा कभी कम कभी नहीं भी मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या आपके डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि इस साल हम डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अनसिक्योर्ड होते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। लेकिन
जो आपके डिबेंचर्स होते हैं ये सिक्योर्ड होते हैं आपकी एसेट के अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर आप उनको नहीं रीपे कर पा रहे हो तो वो आपका गला पकड़ सकते हैं, आपकी एसेट से वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शेयर होल्डर का केस आता है, अगर आप उनको नहीं पे कर पा रहे हो तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो आपके जो डिबेंचर होल्डर हैं इस नज़रिए से वो कम रिस्की होते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे आपके शेयर्स जो होते हैं वो कम रिस्की होता है एक दूसरे नज़रिए से, ठीक है। और जो आपका डिबेंचर होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, और ये नज़रिया ये होता है कि क्योंकि आपको डिविडेंड पे करने की कोई भी क्या कहते हैं मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डिविडेंड को पे करो ही करो। तो कंपनी के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, शेयर जो होते हैं वो कम रिस्की होते हैं। लेकिन डिबेंचर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि उनको आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है और चाहे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन शेयर्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड जनरली जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर होती है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ डिविडेंड से कम होती है जनरली, तो वो लेस कॉस्टली होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि ये जो आपका शेयर्स होते हैं किसी कंपनी की किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर नहीं होते हैं, तो वो हमेशा ही अनसिक्योर्ड होते हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और क्योंकि आपके डिबेंचर्स जो होते हैं वो किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, तो ये डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो मैंने बताया ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। तो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, अनसिक्योर्ड हैं क्योंकि वो, और डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर्स कम रिस्की हैं क्योंकि वो किसी ना किसी एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स कम रिस्की होता है क्योंकि उसके ऊपर डिविडेंड पे करने की ज़रूरत कोई नेसेसरी नहीं होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर मोर रिस्की होते हैं क्योंकि उनके ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो, ठीक है। और कंपनी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और जो डिबेंचर्स होते हैं वो कम कॉस्टली होते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो रेट ऑफ डिविडेंड से कम ही होती है। ओके, लास्ट पढ़ लेते हैं हम क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर वोटिंग राइट्स को लेकर। क्योंकि आपके शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको कंपनी की मीटिंग्स में पार्ट लेने का और उनको वोट देने का पूरा पूरा हक होता है। लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उनको कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का या वोट देने का कोई भी हक नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो हम ओनर्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ डिफरेंसेस जो शेयर्स और डिबेंचर्स को आपस में क्या कहते हैं उसको, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन दिखाते हैं आपको। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो सेम है, दोनों की सिमिलर चलती है। अब हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो हमने देखे दोनों के बीच में डिफरेंस, शेयर और डिबेंचर के काइंड्स ऑफ डिबेंचर हमने देखे, बॉन्ड और डिबेंचर के बीच का डिफरेंस देखा हमने, इसके कुछ फीचर्स देखे हैं और डिबेंचर का मीनिंग देख लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।